हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो न्यायवाणी यानी कि ज्ञान की बाड़ी पर। और अब शुरुआत करते हैं हम लोग आज के प्रोग्राम सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो की। आपके पास लेकर आता हूं ये ताज़ा तरीन खबरें, और ये सारी खबरें हम लोगों के पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत के लिए आखिरी ओवर में पंजाब किंग्स के सामने 29 रनों की मुश्किल चुनौती थी। इसके बावजूद पंजाब 2 युवा बल्लेबाजों के बूते एक रोमांचक जीत की उम्मीद कर रहा था, तो वो गलत नहीं था। शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की जोड़ी ने पिछले हफ्ते ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक हैरत अंगेज साझेदारी कर हारे हुए मैच को जीत में बदल डाला था। लेकिन आखिरी गेंद पर शशांक के छक्का लगाने के बावजूद पंजाब को अगर जीत नहीं मिली तो इसके लिए उनके टॉप ऑर्डर को कसूरवार ठहराना ज्यादा उचित होगा। आखिर आईपीएल में कौन सा टीम पावर प्ले के 6 ओवर में सिर्फ 27 रन बनाती है? जवाब है पंजाब की टीम। इस आईपीएल के दौरान पावर प्ले फेज का सबसे खराब स्कोर उनकी टीम ने देखा। कई मायनों में देखा जाए तो दोनों टीमों का लगभग खेल एक जैसा ही रहा। अगर हैदराबाद ने अपने शुरुआती 3 विकेट महज 39 रन पर खो दिए तो पंजाब चेस करने के दौरान 20 रन पर 3 विकेट खो चुका था। 10वें ओवर के दौरान अगर हैदराबाद का स्कोर चौथे विकेट के नुकसान होने पर 64 रन था, वहीं पंजाब का स्कोर भी 10वें ओवर के दौरान चौथा विकेट गिरते ही 58 ही रहा। लेकिन यहीं से मैच की सबसे निर्णायक और अहम पारी की शुरुआत हुई। 20 साल के नीतीश कुमार रेड्डी ने न सिर्फ मैच का इकलौता अर्धशतक जड़ा, बल्कि 64 रनों की पारी के चलते मैन ऑफ द मैच पुरस्कार भी जीता। नीतीश कुमार रेड्डी, बहुत सारे क्रिकेट फैन शायद हैदराबाद के इस खिलाड़ी की प्रतिभा से अनजान हो, मगर विराट कोहली को अपना आदर्श मानने वाले नीतीश में वो काबिलियत है जिसके चलते वो भविष्य में एक बेशकीमती खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। मौजूदा समय में हार्दिक पांड्या की ही तरह ये खिलाड़ी भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है जिसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की श्रेणी में रखा जा सकता है। पिछले साल ब्रायन लारा और डेल स्टेन जैसे दिग्गजों के साथ नीतीश ने काफी वक्त बिताया था। हैदराबाद के ही हनुमा बिहारी ने नीतीश के बारे में कहा कि ये तो सिर्फ एक झलक थी, भारतीय क्रिकेट को उन पर ध्यान निवेश करने की जरूरत है क्योंकि वो बिरले खिलाड़ी हैं। पहली 18 गेंदों पर सिर्फ एक चौका लगाकर 14 रन बनाने वाले रेड्डी ने अपनी पारी की आखिरी 19 गेंदों पर 3 चौके 5 छक्कों की झड़ी लगा दी और 50 रन ठोक डाले। नीतीश के इस सकारात्मकता के साथ मिला अब्दुल समाद और शाहबाज अहमद की छोटी लेकिन मददगार पारियों का, जिन्होंने हैदराबाद का स्कोर 182 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस ने अपनी किफायती और कसी हुई गेंदबाजी से पंजाब पर दबाव बनाए रखा। कमिंस ने जिस चतुराई से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया उससे पंजाब की टीम लगातार दबाव में रही। कमिंस ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और जॉनी बेस्टो का कीमती विकेट भी लिया। भुवनेश्वर कुमार ने भी सीनियर गेंदबाज की भूमिका निभाई और 4 ओवर में सिर्फ 32 रन देकर 2 विकेट लिए। टी नटराजन ने पंजाब की बल्लेबाजी के दौरान 19वां ओवर फेंका, उसने मैच का नतीजा लगभग तय कर दिया। आखिरी 2 ओवर में पंजाब को जब 39 रनों की जरूरत थी, नटराजन ने अपने आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन दिए। इस कारण जयदेव उनादकट के पास मैच बचाने के लिए 29 रन थे। टीम इंडिया में नीतीश को मिल सकता है मौका। 4 ओवर में 49 रन देकर उनादकट मैच के सबसे महंगे गेंदबाज थे, मगर जिस आखिरी ओवर में उन पर मैच को बचाने की जिम्मेदारी थी उसे पूरा करने में वो सफल रहे। बल्लेबाजी के दौरान आखिरी के 4 ओवर में हैदराबाद की टीम किसी तरह से 32 रन ही बना पाई थी, जबकि पंजाब के लिए अकेले ही 29 रनों की चुनौती आखिरी ओवर में थी। अगर अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी के बावजूद पंजाब की टीम को अपने घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा तो इसके लिए उनके बल्लेबाज ही जिम्मेदार रहे। आशुतोष और शशांक को जोड़ी ने मैच में अपना सब कुछ झोंक दिया था, मगर जिस टीम में कप्तान शिखर धवन का अनुभव हो, बेस्टो सैम करन और सिकंदर रजा जैसे धाकड़ विदेशी बल्लेबाज हों, विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा हों, उसके बावजूद बल्लेबाजों का न चलना आने वाले मैचों में भी पंजाब के लिए संकट पैदा करने का संकेत दे रहा है। चलते चलते आखिर में एक बार फिर से चर्चा नीतीश रेड्डी की हो जाए। इस साल जनवरी महीने में मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान नीतीश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पारी में 5 विकेट झटके थे। इसमें अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर के विकेट भी शामिल थे। उम्मीद की जा सकती है कि मुंबई की ही अजीत अगरकर को इस वक्त मुख्य चयनकर्ता की भूमिका में वो हैं और उन्हें भी इस ऑलराउंडर के बारे में उस दिन निश्चित तौर पर जरूर पता चल गया होगा। अगर नहीं चला हो तो नीतीश ने घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने बल्ले से न सिर्फ अगरकर और भारतीय चयनकर्ताओं को अपने होने का एहसास कराया, बल्कि पूरी दुनिया का भी ध्यान खींचने में कामयाब हुए होंगे। अपने हीरो कोहली से कुछ दिन पहले तक अपने बल्ले पर ऑटोग्राफ लेने वाले इस खिलाड़ी को अगर जल्द ही कोहली के साथ टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो आप चौंकिएगा मत। भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण कब दिखाई देगा और इसे देखने लोग हजारों मील दूर क्यों चले आते हैं? भारत में जब रात का सन्नाटा पसरा हुआ था तब अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के कुछ हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था, जिसे भारत में नहीं देखा जा सका। लेकिन कुछ भारतीय लोग इस ग्रहण को देखने के लिए अमेरिका और कनाडा तक चले गए।
साल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कुछ ही बार देखने को मिलता है, लेकिन हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा महासागरों से भरा है। इसलिए भी जमीनी हिस्से पर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना बहुत दुर्लभ माना जाता है। कई लोगों को अपने जीवन काल में केवल एक बार ही ऐसा ग्रहण देखने का मौका मिलता है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो ग्रहण देखने के लिए लंबी दूरी की यात्रा भी करते हैं। ऐसे लोगों को ग्रहण का पीछा करने वाले या ग्रहण देखने वाले दीवाने कहा जा सकता है। खगोल शास्त्री एवं पंचांग लेखक D.K. सुमन उनमें से एक हैं। उन्होंने BBC संवाददाता जानवी मूल्य से बातचीत में अब तक देखे गए कुछ सूर्य ग्रहणों के बारे में इस तरह बताया था, और बताता हूं अब उनके शब्दों के बारे में। आज़ाद भारत का पहला सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। ये प्रकृति का बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य होता है, जो सूर्य की रोशनी कुछ देर के लिए थम जाती है। हालांकि उनके भारी छल्लों से रोशनी आती रहती है, लेकिन बीच का पूरा हिस्सा अंधकारमय दिखता है। मुझे अभी भी 16 फरवरी 1980 का पूर्ण सूर्य ग्रहण अच्छी तरह याद है। उस समय लगभग 8 दशकों के बाद भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था। यह स्वतंत्र भारत का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण था, इसलिए उस समय मैंने कई स्थानों की यात्रा की और सैकड़ों व्याख्यान दिए, लोगों को ग्रहण के बारे में बताया। ये ग्रहण दक्षिण भारत में दिखाई दिया था। तब मैं मराठी विज्ञान परिषद के लिए कारवार के पास एक गांव अंकोला की यात्रा पर गया था। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमारी पीढ़ी में पहले कभी नहीं देखा गया था, इसलिए भारत में उस वक्त उत्सुकता और भय का माहौल था। अंकोला गांव में लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे थे। मैंने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कहा, सरकार ने हमसे कहा है कि ग्रहण को ना देखें, इससे आंख खराब हो जाएंगी। बेशक ग्रहण को इसके लिए बने विशेष चश्मों से ही देखना चाहिए। उस समय हम मराठी विज्ञान परिषद के माध्यम से ऐसा चश्मा अपने साथ ले गए थे। पूर्ण सूर्य ग्रहण में जैसे ही चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढकना शुरू करता है, छाया पट्टियां सबसे पहले दिखाई देने लगती हैं। अंधेरे गोले के चारों तरफ रोशनी का छल्ला दिखाई देता है। हम एक सफ़ेद चादर पर लेटे हुए थे और उस पर वो छायादार रोशनी की लहरें दिखाई दे रही थी। आकाश में हमने एक हीरे की अंगूठी देखी। हीरे की अंगूठी जैसा दृश्य ये कुछ सेकंड के लिए दिखाई देगा, और उसके तुरंत बाद चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया था। पूरी तरह अंधेरा हो गया तो हमने चश्मा उतार दिया। ये भी विस्मय भरा था, क्योंकि आकाश में दूसरे ग्रह भी दिन में दिखाई देने लगे थे। भरी दोपहर को आकाश में बुध और शुक्र ग्रह दिखाई दिए थे, लेकिन हर तरफ अंधेरा था, और इतना अंधेरा था कि कोई घड़ी पर समय तो देख सकता था, लेकिन किताब नहीं पढ़ सकता था। उस समय तापमान 10 डिग्री तक गिर गया था। जानवर स्तब्ध रह गए थे कि हमने इन सभी प्रभावों को हमने रिकॉर्ड भी किया था। हम अपने साथ कुछ पौधे भी ले गए थे। हम सभी जानते हैं कि कुछ पेड़ रात में अपने पत्ते खो देते हैं। ग्रहण के दौरान भी पेड़ के पत्ते झड़ गए थे। कुछ समय बाद जब चंद्रमा एक ओर हट गया और सूर्य की किरणें प्रकट हुई, तभी हमारे एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा, ये पश्चिम में सूर्योदय है। उस समय सूर्य पश्चिम में था। फिर हीरे की अंगूठियां छाया तरंगें प्रकट हुई, तभी मुर्गे ने बांग दी। वो भी आवाज़ हमारे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई थी। भारत में कब दिखेगा अगला सूर्य ग्रहण? भारत में 1980 के बाद 24 अक्टूबर 1995 को पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था। इसे देखने के लिए हम मराठी विज्ञान परिषद की यात्रा के साथ फिर से फतेहपुर सीकरी गए थे, लेकिन वो ग्रहण कुछ सेकंड के लिए ही था। मुझे लगता है लगभग 50 से 55 सेकंड का रहा होगा। करीब 4 साल बाद फिर 11 अगस्त 1999 को भारत में सूर्य ग्रहण देखा गया था। उस वक्त हम गुजरात के भुज में गए थे, लेकिन अगस्त के बारिश के मौसम में आसमान में बादल छाए हुए थे और हम लोग ग्रहण ठीक से देख नहीं पाए थे। इसके एक दशक बाद 22 जुलाई 2009 को पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तर भारत में दिखाई दिया था। इसे देखने के लिए हम लोग इंदौर गए थे। ये भी मानसून के कारण ग्रहण ठीक से नहीं देखा जा सका था। इसके बाद आंशिक सूर्य ग्रहण देखने का योग भी बना। 15 जनवरी 2010 को कन्याकुमारी में लगभग 8 मिनट तक शानदार ग्रहण देखा गया। आंशिक ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से ढका नहीं होता है, लेकिन इसे देखना भी एक अलग ही अनुभव है। दक्षिण भारत में 2019 और उत्तर भारत में 2020 में आंशिक ग्रहण देखने को मिला है। इसके अलावा मैंने यहाँ अमेरिका में भी अंशकालिक ग्रहण देखा और 2024 में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए भी अमेरिका आया हूँ। इस ग्रहण के दौरान एक धूमकेतु को देखने का मौका मिल सकता है। भारत में अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण वर्ष 2034 में कश्मीर में दिखाई देगा। लोग सूर्य ग्रहण देखने क्यों जाते हैं? कई लोग विशेष ग्रहण देखने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। लोगों में ग्रहण को लेकर इतनी जिज्ञासा क्यों होती है? दरअसल जिस तरह लोग खास मौक़ों पर खास मंदिर मस्जिद जाते हैं, उसी तरह अंतरिक्ष और सौरमंडल में दिलचस्पी रखने वाले शोधकर्ताओं के लिए ग्रहण अहम होता है। वे इसे देखते हैं और इसको लेकर अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करते हैं। अमेरिका में एक बार छलनी के माध्यम से ग्रहण का प्रतिबिंब देखने की कोशिश की गई थी। ऐसे कई प्रयोग किए जा सकते हैं। ग्रहण जैसी घटनाएं आम लोगों, खासकर बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा कर सकती हैं। बच्चों को उल्का पिंड और धूमकेतु भी दिखने चाहिए। ग्रहण जैसी घटनाएं
ऐसा कहा जाता है कि विजयदुर्ग किले में ग्रहण के दौरान ली गई तस्वीरों से हीलियम की खोज में मदद मिली थी। ग्रहण के दौरान सूर्य के प्रभामंडल और सारे धब्बों के बीच संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि खगोल उत्साही लोगों को ग्रहण देखने के लिए यात्रा अवश्य करनी चाहिए। अंशकालिक ग्रहण में भी पूर्ण अंधकार नहीं होता, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण अलौकिक लगता है। अंधेरा हो जाता है और तारे दिखाई देने लगते हैं। लोगों को यह आकर्षक लगता है। ये सारी की सारी खबरें लाया हूँ मैं आप लोगों के पास करंट पल्स रेडियो में 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच।